तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में अभी तक हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और चैप्टर हो जाएगा फिनिश। मेनली आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है। उसके बाद पॉली हैलोजन कंपाउंड से क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं, कई बार लोग इग्नोर भी मार देते हैं, पढ़ाते भी नहीं उसको, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा जो अभी है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है फिजिकल स्टेट। क्या आती है? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में बस कुछ छोटी सी बातें याद रखनी है, और वो क्या है कि जो लोअर होंगे, इंटरमीडिएट होंगे और होंगे हायर। अच्छा, जब मैं लोअर इंटरमीडिएट और हायर बोल रहा हूँ तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कार्बन। मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन कम है तो लोअर में आ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन 10 15 20 है तो इंटरमीडिएट, एंड अगर उससे भी ज्यादा है तो हायर में आ जाएंगे। तो लोअर वाले जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं वो? गैसियस फॉर्म में। इंटरमीडिएट वाले जनरली लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, और जो हायर वाले हैं वो कैसे मिल जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है, गैस से सॉलिड की तरफ चली जाती है। अगर हम बात करें सेकंड की यानी बी पॉइंट की, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टेस्ट की। अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो मोस्टली कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग होते हैं। अच्छा, मोस्टली जिनको हम बोल रहे हैं स्वीट स्मेलिंग वो सब के सब क्या होते हैं? गैसियस वाले। ठीक है ना? तो जो गैसियस वाले फॉर्म में मिलते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेस्ट के बाद इनके कलर की, इनके कलर की बात करते हैं। अगर हम इनके कलर की बात करें बच्चे, तो यूजली ये कलरलेस होंगे। कैसे होंगे? कलरलेस। लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमीन है एंड आयोडीन है ये कलर्ड हो सकते हैं। कब? व्हेन एक्सपोज टू लाइट। व्हेन एक्सपोज टू लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये आपको कलरफुल दिखाई दे सकते हैं, बाकी नॉर्मल केसेस में क्या होंगे? सब कलरलेस ही। फिर अगर हम बात करें डी वाले पॉइंट की, तो हम बात कर लेते हैं किसकी? डेंसिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? डेंसिटी की। जनरली अगर हम बात करें तो इनकी डेंसिटी क्या होगी? पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी किससे ज्यादा होगी? पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने CH4 लिया और इससे मैंने बनाया है CH3Cl। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन हुआ? ये वाला, क्योंकि इसी से तो बना है अल्काइल हैलाइड। तो अब आपको पता है एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया है, डेफिनेटली Cl का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब हो जाएगा कि डेंसिटी जो होगी वो किससे ज्यादा होगी? पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो मतलब पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन। सही बात है। और सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें जो पॉलीक्लोरो होते हैं, मतलब जहां पर बहुत सारे क्लोरीन लगे हों, उसके बाद जो है ब्रोमो एंड आइडो अल्काइल हाइलाइड जो होते हैं, इनकी डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा होती है। डेंसिटी मोर देन वाटर। हैव डेंसिटी मोर देन वाटर, यानी इनकी डेंसिटी वाटर से भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर बात? इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी चीज और आती है, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। क्या नाम है? सॉल्युबिलिटी। तो डी के बाद हम बात कर रहे हैं ई की, दैट इज सॉल्युबिलिटी।
तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो है हाईली सॉल्युबल होते हैं कहां पर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, हाईली soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे बेंजीन हो गई, एंथ्रासीन हो गई, पेट्रोल वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बाकी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी मतलब एक वाटर वगैरह हो गया, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो हाईली सॉल्युबल कहाँ मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अगर मैं बोलूं वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है, तो देखो ध्यान से, वाटर में कोई चीज सॉल्युबल क्यों होती है, वाटर में डालने के बाद वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच पहले से कुछ इंटरेक्शन चल रहे होते हैं। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, तो उनके बीच पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है। ठीक, आपने कोई सॉल्यूट ऐड किया, तब वो वाटर में सॉल्युबल कब हो जाएगा, अगर वाटर का जो इंटरेक्शन चल रहा है आपस में उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, अगर वाटर इंटरेक्ट करता है सॉल्यूट के साथ। भाई मैंने कोई सॉल्यूट डाला, वाटर सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट तब करेगा जब उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहे होंगे, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी आपस में इंटरेक्शन से। सिंपल शब्दों में कहने का मतलब यह है कि वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग है उससे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो, कौन सा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का, तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगी चीजें, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होंगी। तो जनरली यहाँ इंटरेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, एनर्जी कम रिलीज होती है, इसलिए जनरली वाटर के अंदर जो हेलो एल्केन्स होते हैं या हेलो एरिन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा कम सॉल्युबल होते हैं, या आप बोल दो लगभग इनसॉल्युबल होते हैं। ये बेसिक से बातें हो गई। अब जो दो चीजें हमें बढ़िया से पढ़नी है, उसमें तो वैसे एक बॉइलिंग पॉइंट ही है, मेल्टिंग पॉइंट से भी कम क्वेश्चन आता है। ई था, अगर हम एफ की बात करें तो यह है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे किसको, बॉइलिंग पॉइंट को। अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट को मैं बीपी से लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर। पहली बात तो ये, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा, और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। क्लियर बात। अब सुना ध्यान से, अगर इस क्राइटेरिया के हिसाब से चलें तो पहले बात करते हैं मोलर मास की। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास बात करूं तो जितने भी अल्काइल हैलाइड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होना चाहिए, पेरेंट से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाइड्रोजन हटा के अगर मैं क्लोरीन भी लगा दूं तो हाइड्रोजन का मास कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली मोलर मास ज्यादा होगा अल्काइल हैलाइड का, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना इसको, बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, और ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन आपको पता है, किसकी वजह से, ड्यू टू मोलर मास, क्योंकि भैया मोलर मास इनका क्या है, ज्यादा है। अब सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें, मान लिया मैंने लिया CH3 और यहां लगा दिया X और यहां लगा दिया मैंने CH3। अब आप देख रहे हो यहां ब्रांचिंग है, अगर मैं दूसरा लिखूं तो CH3 CH2 कितने हैं, 4 कार्बन है ना, और ये हो गया मेरे पास CH2 और यहाँ लगा दिया X। अब देखो दोनों में लगभग नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लगभग मतलब एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूंगा तो किसका ज्यादा होगा, उधर वाले का ज्यादा होगा,
रीजन क्या होगा यहाँ? रीजन क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? ब्रांचिंग। रीजन क्या होगा इसका? ब्रांच। ये भैया ब्रांचिंग के क्या है? इनवर्स रिलेशन में है, तो जहां ब्रांचिंग होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। अब सुना ध्यान से, और एक एग्जांपल और ले लेता हूं इधर। अगर मान लिया मैंने लिया C2H5X, ठीक, और एक मैंने लिया C4H9X, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? देखो दो रीजन दे सकते हो आप। एक तो सर मोलर मास ज्यादा दिख रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें कि दोनों अगर स्ट्रेट चेन में हैं, तो जितनी बड़ी चेन होगी कार्बन की, मैंने क्या बोला? अगर दोनों स्ट्रेट चेन में, यहाँ 2 कार्बन की चेन या 4 कार्बन की चेन है, तो जितनी ज्यादा बड़ी चेन होगी कार्बन की, उतना ज्यादा वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उतना ज्यादा क्या होगा? वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप क्या क्या रीजन दे सकते हो? मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, अगर मैं इनके कॉज की बात करूं तो क्या होगा? एक तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर मोलर मास उसका ज्यादा होगा, सही बात है। दूसरा आपके पास क्या है कि ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, यानी जितना ज्यादा क्या होंगे? कार्बन होंगे चेन के अंदर, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब उसमें कार्बन ज्यादा है, तो उसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये बातें हो गई किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में किसने बता रखा है? हेलोएरिन्स के। किसके बारे में? हेलोएरिन्स। तो अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर ऑलमोस्ट सेम। डाई हेलोबेंजीन बोला मतलब मैं हेलोएरिन्स की बात कर रहा हूँ, सेम होगा, लेकिन सुना ध्यान से, बट जो पैरा फॉर्म होगा, पैरा जो होगा, हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। अगर कोई रीजन पूछे भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन है ड्यू टू सिमेट्री। किसकी वजह से? सिमेट्री। इट बेटर फिट इन क्रिस्टल, इट बेटर फिट इन क्रिस्टल लैटिस। एक्चुअली में जब भी कई सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के एक सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, तो सॉलिड फॉर्म को हम क्रिस्टल बोलते हैं। उसके अंदर हर एक एटम्स की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। अगर कहीं पर सिमेट्री देखने को मिल रही है, तो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो एटम बहुत प्रॉपर्ली अरेंज हो जाता है, और इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कंपेरेटिवली क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। अगर बात करूं तो एनसीईआरटी में कंपेयर कर रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। एग्जांपल देखना जो एनसीईआरटी में दे रखा है, डाइक्लोरोबेंजीन है दोनों। अगर आप देख रहे हो इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है, और ये पैरा पोजीशन पे है। अगर आप देख पा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा वाले का लगभग सेम है, लेकिन आप पैरा वाले का देख रहे हो 323। मतलब पैरा वाले का एबनॉर्मली क्या है? ज्यादा है। ऑर्थो एंड मेटा का लगभग सेम आ रहा है, लेकिन पैरा का क्या है? ज्यादा है। इसलिए पहले बोला कि लगभग मेल्टिंग पॉइंट सारे आइसोमेरिक फॉर्म का सेम होगा, बट इंपॉर्टेंट बात, अगर पैरा वाला है तो उसका एबनॉर्मली क्या आएगा? ज्यादा आएगा, सिमेट्री की वजह से। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे,
तो आपको दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं है, लगभग सबका क्या है, सेम, क्योंकि सब में 2 ही क्लोरीन है, एक बेंजीन है, पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, लगभग सबका क्या है, सेम। यहाँ आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंपेयर करेंगे 375, 364 और 346। अगर आप देख पा रहे हो स्ट्रेट चेन है, ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ देखो ब्रांच में किनारे आया, यहाँ देखो क्या हुआ, ब्रांचिंग और ज्यादा हो गई। जैसे जैसे ब्रांचिंग कम हो रही है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। क्लियर बात? तो बस यही है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में, इतना ही। और बेसिकली ये चैप्टर तो लगभग खत्म हो जाता है, बट हम इसको नोट डाउन करो, फिर हम बात कर लेते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड की, उस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो बच्चे हमारे पास टॉपिक जो है वो क्या है, पॉली हैलोजन कंपाउंड। कोशिश करना कि यहाँ जो जो बातें बोलूं साथ साथ में लिख लेना, क्योंकि पूरा लिखना नहीं है, तो जितना लिखना है उतना साथ में नोट डाउन कर लेना। तो अगर हम बात करें पॉली हैलोजन कंपाउंड में, तो पहला जो पॉली हैलोजन कंपाउंड है वो हेडिंग क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, जिसे हम मिथाइलिन क्लोराइड भी बोलते हैं। डाइक्लोरोमीथेन की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो होता है CH2Cl2। क्या होता है, CH2Cl2, ये लिख लोगे कि फॉर्मूला क्या होता है, CH2Cl2 होता है। अब सुना ध्यान से, डाइक्लोरोमीथेन का हम बहुत वाइडली इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉल्वेंट एंड पेंट रिमूवर। ये नोट डाउन नहीं करना, जब नोट डाउन करना होगा मैं खुद मेंशन कर दूंगा। सॉल्वेंट समझते ही हो, अलग अलग जगह पर सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, एंड पेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एज ए प्रोपेलेंट भी इस्तेमाल किया था। प्रोपेलेंट समझते हो, ऐसी कोई चीज जो कुछ फोर्स लगाती हो और इसकी वजह से कोई दूसरी चीज क्या करने लगे, मूव करने लगे या मोशन में आ जाए। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो एक फोर्स लगा के किसी दूसरी चीज को मोशन में ला दे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट। इसका हम प्रोपेलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। और सॉल्वेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स, जैसे ड्रग्स अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं CH2Cl2 का। इट इज यूज्ड एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मतलब मेटल को साफ सफाई करनी हो वहां भी एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, हार्मफुल होता है। तो लिखोगे सिर्फ इतना, हार्म द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्म द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर इसका एक्सपोजर लो लेवल पे, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपोज हुआ, तो क्या होगा, लीड टू स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग। मतलब लो लेवल का एक्सपोजर से क्या हो सकता है, थोड़ा हियरिंग वगैरह में और विजन वगैरह में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर एक्सपोजर इसका क्या हो गया ज्यादा, तो इससे क्या होगा, डिजीनेस होगी, नौसिया होगी, टिंगलिंग होगी, नंबनेस होगी फिंगर एंड टोज के अंदर। ठीक, सुना ध्यान से, जहां आपने लिखा है हार्मफुल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा है, अब वहीं पे ऐसे नीचे लाइन खींच के लिखोगे, लो एक्सपोजर, अगर क्या है, लो एक्सपोजर है तो क्या होगा, लो एक्सपोजर पर इंपेयर्ड हियरिंग, impaired hearing and vision, impaired hearing and vision, यानी दिखाई देना और सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और नीचे लिखोगे अगला हायर एक्सपोजर, यानी अगर एक्सपोजर क्या हो, ज्यादा हो जाए, तो भैया लो पे जो हो रहा था तो होगा, उसके अलावा एडिशनल चीजें क्या होंगी, डिजीनेस मतलब चक्कर आने लगेगा। ठीक है, नौसिया मतलब वोमिटिंग की फीलिंग आ सकती है। टिंगलिंग, टिंगलिंग समझते हो, झुंझुनी जो चढ़ जाती है, ठीक है ना। और नंबनेस, कई बार आपने देखा है जब झुंझुनी चढ़ती है तो ऐसा लगता है कि वो वाला ऑर्गन हमारे शरीर से है ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है अलग हो गया कट के, तो उसी को बोलते हैं नंबनेस। ठीक है ना, तो अगर आपको लगे कि ऑर्गन ही एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नंबनेस बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन, अगर स्किन के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो पता है क्या होगा, कह रहा डायरेक्ट कांटेक्ट विद मिथाइलिन क्लोराइड कॉज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, मतलब बर्निंग एंड रेडनेस हो जाएगा स्किन के अंदर, क्या आ जाएगा, बर्निंग एंड रेडनेस। ऐसा लगेगा स्किन पूरी क्या हो गई, जल गई है, रेडनेस।
और इसके अलावा अगर आईज के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आएगा तो यहीं में लिख देता हूँ, एंड आईज यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर आईज के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है तो ये क्या करेगा, कॉर्निया को ही जला देगा, बर्न कॉर्निया। क्लियर बात। तो ये छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए। बाकी आप पॉइंट क्या लिख लोगे, मतलब वहां पर 1.6.8.1, ताकि अगर थोड़ा सा पढ़ना हो एक बार एनसीईआरटी जाके रीड कर लेना, क्योंकि पूरी थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लिख लिए, चलो अगले। तो अगर हम अगली बात करें तो हमारे पास जो है वो ट्राईक्लोरो मीथेन यानी क्लोरोफॉर्म है। तो हेडिंग डाल लो जो क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH ये तो जानते ही हो आप लोग। फिर देखो क्लोरोफॉर्म का सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अल्कलॉइड आयोडाइड इन सब सब्सटेंस के अंदर। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी आज के जमाने में जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ फेरॉन। एक्चुअली में फेरॉन जो है, फेरॉन R22 रिफ्रिजरेंट है। रिफ्रिजरेंट मतलब जैसे जितने भी एयर कंडीशनिंग डिवाइस होते हैं ना, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए। तो ये पॉइंट लिखोगे कि प्रोडक्शन ऑफ मतलब यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फेरॉन्स, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फेरॉन्स रेफ्रिजरेंट R22, मतलब इसका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, फेरॉन्स के प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक। इसके बाद अगर बात करूं तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते थे, एनास्थेटिक की तरह इस्तेमाल करते थे सर्जरी में, बट बाद में हमने इसको चल के क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा थी। इसके इतने कम टॉक्सिक चीजें भी हमें मिल गई, तो भैया अगर कम टॉक्सिक चीज अवेलेबल है तो उसको यूज करें। तो ये भी नोट डाउन करोगे कि एनास्थेटिक इन सर्जरी बट रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक, यानी बाद में चलकर इसको कम टॉक्सिक चीज से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को क्लोरोफॉर्म आप इनहेल करा देते, जैसे आपने देखा होगा कई बार फिल्मों वगैरह के अंदर हैंकी पर क्लोरोफॉर्म लगा के सुहा दिया और उसका तो बेहोश, क्योंकि इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, उसका फिर ले जाओ उसको जहां ले जाना है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि याद रखना कि डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर इसको इनहेल करते हो तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, ठीक है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफॉर्म से एक गैस बनती है जिसका नाम है फॉस्जीन गैस। क्या नाम है, फॉस्जीन गैस। ये बहुत पॉइजनस गैस होती है। कैसी होती है, हाईली पॉइजनस गैस, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो लिखोगे एक्सपोजर टू, मैं बोल रहा हूं जो वो लिखो, एक्सपोजर टू एयर प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, गैस फॉस्जीन, फॉस्जीन। तो अगर एक्सपोजर में होगा तो कैसे बनेगा, देखो क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना जाता है, COCl2, दैट इज फॉस्जीन गैस, जो ये क्या होती है, एक पॉइजनस गैस है। तो ये नोट करोगे, नीचे ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख लेनी है, ठीक। ठीक, क्योंकि ये फॉस्जीन गैस बना लेता है एयर के कांटेक्ट में आने से, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट से, देखो ध्यान से, एक तो दूर रखना पड़ेगा और दूसरा एयर के एक्सपोजर से। हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं कहां पर, स्टोर्ड इन ए क्लोज्ड डार्क कलर बॉटल्स। तो लिख सकते हो देयरफॉर, इसी में उसी स्टेटमेंट के अंदर है, मतलब फॉस्जीन गैस ना बनाए तो इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कहां पर, डार्क कलर की बॉटल के अंदर, और जो है ताकि फॉस्जीन गैस के प्रोडक्शन क्या हो ना, ठीक है। क्लियर बात। इस गैस का एक दूसरा नाम भी होता है कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड। मतलब कहीं मान लिया फॉस्जीन नहीं लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखना,
ये इस साल मतलब पिछले साल जो बोर्ड हुआ था उसके एग्जाम में आया भी था एक एमसीक्यू के अंदर, फॉस्फीन गैस। ठीक है, चलो आगे। आगे चल सकता हूँ। अगला मेरे पास आता है ट्राई आइडोमीथेन यानी आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का मतलब CH I3, CH I3। इसमें बस लिखोगे यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एंटीसेप्टिक का। अच्छा, इसका एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते क्यों है, क्योंकि ये आयोडीन गैस लिबरेट करता है। क्या करता है, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन गैस, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन लिख लो, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। मतलब आइडोफॉर्म खुद एंटीसेप्टिक नहीं है, लेकिन जब आइडोफॉर्म लेते हैं तो आयोडीन गैस निकलती है जो एज ए एंटीसेप्टिक काम करती है। ठीक है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन गैस। उसका फिर बाद में हमने इसको रिप्लेस कर दिया कुछ दूसरे फॉर्मुलेशन से, लेटर इट इज रिप्लेस्ड, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक ड्यू टू रिलीज ऑफ आयोडीन, ड्यू टू रिलीज ऑफ आयोडीन, फुल स्टॉप, लेटर इट इज रिप्लेस्ड ड्यू टू स्मेल। मतलब इसकी स्मेल बहुत खराब होती थी, इस वजह से इसको बाद में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, जैसे ये बात पूछ सकते हैं कि एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल किसका करते हैं, तो याद रखना आइडोफॉर्म का करते हैं। चलो आगे। अगला आता है हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं CCl4। क्या बोलते हैं इसको, CCl4। CCl4 एक बड़ा बढ़िया सॉल्वेंट है। तो अगर हम बात करें, रिफ्रिजरेंट की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेलेंट की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब CCl4 से क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, CCl2F2। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। Until mid 16 it was widely used in cleansing fluid both industries and degreasing agent, मतलब इसका डिग्रीजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा स्पॉट वगैरह जो होते थे ना वो रिमूव करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते थे इसका। इसके अलावा देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लीवर कैंसर इन द ह्यूमन। मतलब CCl4 का एक्सपोजर अगर ह्यूमन के अंदर होता है तो इससे क्या हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट लिखा हो, कॉज लीवर कैंसर। ठीक, इस हाँ नहीं नहीं बस ये कॉज लीवर कैंसर। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करूं तो इसका मोस्ट कॉमन इफेक्ट क्या है, डिजीनेस मतलब चक्कर सा आना, हेड जो है हेडनेस मतलब सर में दर्द होगा, नौसिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, और परमानेंट डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। और कई बार ये नर्वस सिस्टम में परमानेंट डैमेज कर देता है। तो पहली बात क्या लिखा, कॉज लीवर कैंसर। उसका अगला पॉइंट लिखोगे मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, nausea, vomiting and permanent damage to nervous system, nausea, vomiting and permanent damage to nerve cell या nerve system। ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट, सीवियर के इन सीवियर केसेस में लीड टू डेथ। मतलब सीवियर केस में क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। इस तरह देखो बहुत सारे, हार्ट बीट को इरेगुलर कर देगा, नहीं लिखना है इस सबको। में इरिटेट द आईज, अगर आईज से कांटेक्ट में आता है तो आईज के अंदर इरिटेशन हो सकती है। ठीक, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ये रिलीज हो जाता है तो इससे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बिलीव टू इंक्रीज बाय ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब अगर मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी इसकी वजह से, तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या आएंगी, ह्यूमन की स्किन में पड़ेंगे, जैसे स्किन कैंसर, आईज डिजीज और कई सारे डिसऑर्डर जो है हो सकते हैं। ह्यूमन का इम्यून सिस्टम क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है वगैरह वगैरह।
आप देख रहे हो बड़ी सारी प्रॉब्लम है इसकी। तो बाकी पॉइंट्स ये मेंशन कर लोगे कि अगर एक्स्ट्रा रीड करना है तो भैया कहाँ जाना है, एनसीईआरटी 6.8.4 पे। आ जाते हैं कहाँ पर, फेरॉन्स पर। फेरॉन्स वही है जिसका हम रिफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोजिव एंड इजिली लिक्विफाइबल गैस। इसको रखो। क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोजिव है और इजिली लिक्विफाइबल यानी आसानी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकती है, ऐसी एक गैस है ये। ठीक है ना, फेरॉन। हाँ ये लिखना है। इसके अलावा जो है फेरॉन्स का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो CCl2F2 क्या होता है, फेरॉन 12। कई सारे होते हैं फेरॉन, तो अगर हम बात करें फेरॉन 12 का फॉर्मूला CCl2F2 होता है। और आपको पता है फेरॉन्स बनाए कैसे जाते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन से, फ्रॉम, हाँ स्वार्ट्ज रिएक्शन याद है ना। जैसे मान लिया अगर मैंने CCl4 ले लिया, क्या ले लिया, CCl4 ले लिया, और मैंने क्या ले लिया, AgF ले लिया, और पता है आपको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन, ड्राई ईथर कर रहा हूं, तो अगर ये रिएक्शन होगी AgF की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, CCl3 और एक F आ जाएगा। और अगर मैं दोबारा यही रिएक्शन करा दूं, मतलब अगर मैं ये दो ले लूं तो क्या हो जाएगा, दो Cl रिप्लेस हो जाएंगे और दो F आ जाएंगे। याद करो ना कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते थे, Cl या Br को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगाते थे, तो भाई सेम काम यहाँ हो रहा है। तो लिखना प्रिपेयर्ड बाई स्वार्ट्ज रिएक्शन यूजिंग CCl4, प्रिपेयर्ड बाई स्वार्ट्ज रिएक्शन, मतलब ये बनता कैसे है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। ठीक, अब सुना ध्यान से। अगर हम बात करें फेरॉन्स का, तो भैया रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वहां से अगर रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर यानी एटमॉस्फेयर में जाएगा, और वहां ये क्या कर सकता है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट करके ओजोन की डिप्लेशन या ओजोन बैलेंस को क्या कर देगा, बिगाड़ सकता है, मतलब ओजोन लेयर को डैमेज कर सकता है। ओवरऑल यही कहने का मतलब। वापिस से 0.6.5 और 8.5। एंड द लास्ट इज पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, डी जो है इथेन, ओ जो है ट्राइक्लोरो इथेन बोलते हैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DDT। क्या है, DDT। ठीक है ना। तो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DDT बोलते हैं। तो अगर मैं DDT की बात करता तो पहले तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, क्योंकि दिखा के पूछ लेंगे किसकी है, तो याद रखना है ये DDT की है। किसकी है ये, DDT की है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो DDT जो है ये इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल होता है, तो लिखोगे यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स। ठीक। और अगर हम बात करें, इधर खास कुछ है नहीं, वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड बाय 1873, मतलब 1873 के अंदर ये बना था। और 1939 के अंदर पॉल मुलर ने, फार्मास्यूटिकल है स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने इसका इस्तेमाल एज ए इंसेक्टिसाइड किया था। मतलब 1873 के अंदर बनाया गया था इसको, बट इसका एज ए इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हमने कब से किया है, 1939 से किया है। पॉल मुलर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, इनको भैया नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के अंदर 1948 के अंदर। ठीक है। और द यूज ऑफ DDT इंक्रीज हुआ था बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था एज ए DDT का, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो एंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड द लाइस कैरी टाइफस। टाइफस एक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है और लाइस वगैरह से स्प्रेड होती है। तो जनरली लाइस और जो है मॉस्किटो वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आसपास के एरिया में DDT स्प्रे करते थे, ताकि मॉस्किटो वगैरह क्या हो जाए, मर जाए, और ये बीमारी का स्प्रेड कम हो। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था। ठीक है। हाउएवर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंसिवली यूज ऑफ DDT, जब DDT का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो 1940s के अंदर दिखाई दिया। अगर DDT का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो DDT क्या करता है, डेवलप द रेजिस्टेंट टू DDT, यानी जो इंसेक्ट होंगे वो DDT से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर आप इस्तेमाल करते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड द फिश। याद करो DDT अगर मान लिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पानी कहाँ जाता है, बैक करके फ्लो करके वाटर वगैरह के अंदर, तो वाटर वगैरह के अंदर DDT होगा। अब आसपास के जो बर्ड्स वगैरह हैं, अगर वो वाटर वहां से कंज्यूम करते हैं
तो उनके बॉडी के अंदर DDT जाएगा। इससे पता है उनके एग की जो स्ट्रक्चर होती है वो खराब हो जाती है, एग के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर डैमेज हो जाती है, और इससे एग जो बर्ड्स होते हैं उनकी अगली जनरेशन या वो प्रॉपर्ली आगे इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो आगे अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, मतलब हार्मफुल इफेक्ट है बर्ड्स के ऊपर और मछलियों के ऊपर भी। मछलियां भी मर जाती हैं DDT की वजह से, तो बर्ड्स, मछलियों, सबको नुकसान पहुंच रहा है। तो कह रहा है केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड द फैट सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज प्रॉब्लम। DDT इज मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय द एनिमल एंड इंस्टेड ऑफ द डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू। कह रहा है इसको आसानी से मेटाबोलाइज कर लेते हैं एनिमल्स इफ द इंजेक्शन कंटिन्यूज एट द स्टेडी रेट, मतलब अगर लगातार इंजेक्शन होता रहा तो DDT बिल्डअप विद इन द एनिमल ओवर टाइम, यानी एनिमल बॉडी के अंदर वो जमा हो जाएगा। द यूज ऑफ DDT एंड बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1973 एंड 1973 इसको बैन कर दिया गया था, ऑल्दो इट इज स्टिल यूज इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाकी दुनिया में हम अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बस इसकी स्ट्रक्चर बनाने लेनी है और ये लिखना है कि DDT यूज एज ए इंसेक्टिसाइड, और एक बात लिखनी है कि क्या करता है टॉक्सिक टू फिश। इसकी क्या होती है, टॉक्सिक होता है किसके लिए, मछलियों के लिए, टॉक्सिक टू फिशेस। बाकी पॉइंट रेफर कर लेना, 6.8.6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है एक बार रीडिंग मार लेना इसको, ठीक। और आपका फाइनली चैप्टर यहाँ पे हो जाता है फिनिश। बाकी अगली क्लास में हम इस चैप्टर के NCERT के क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे। NCERT में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले तो आप एग्जांपल्स वगैरह से कुछ क्वेश्चंस वगैरह करके आओगे, ठीक है।